दोस्तों, मैं कुंदन सिंह, मैं बिहार के शेखपुरा ज़िला का रहने वाला हूँ। बिहार दरोगा की तैयारी आजकल बिहार में ज़ोरों से चल रही है। तो मेरा भी प्रयास है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आए। इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छे पब्लिकेशन एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ लेके आपके सामने आया हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ के 50 क्वेश्चन में आज आपको कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये आप लोग अगर रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे, इन टेस्ट सीरीज को देखते रहेंगे, तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आपको दरोगा की वर्दी ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा आपके साथ शुभकामना भी है। आप देखिए इस वीडियो को। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ये सब पल्लव शासक हैं, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन। दूसरा जो क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि हड़प्पा में मंदिर नहीं था। बौद्ध काल, जैन काल जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, उस टाइम में मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। लोग पूजा करते थे, लेकिन पूजा मंदिर में नहीं किया करते थे। सबसे पहली बार अगर मंदिर किसी काल में बना तो वो था, कौन सा काल था? मौर्य काल, संगम काल, गुप्त काल या चोल काल? तो सबसे पहले गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। फिर क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? आप जानते हैं यूनान की तरफ से भारत पे हमला होने लगा था, और उसमें मिनांडर जो था वो भी एक हमलावर था। उसको भारतीय शासक शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो यजुर्वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो आप लोग इब्न बतूता के बारे में सुने होंगे। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। अगला 7वां सवाल है, दिए गए प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि सुमेलित है, यहाँ पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। पहला है दीवाने खैरात, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लाया था इस संस्था को। फिर है दीवाने अर्ज, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, सैन्य विभाग इसको कहते हैं। फिर है दीवाने कोही, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये तीनों तो सही है कि दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये दीवाने मुस्तखराज, जिसका कि शासक यहाँ फिरोज शाह तुगलक बताया गया है, जो कि गलत है। दीवाने मुस्तखराज की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और खिलजी जो है, खिलजी वंश का राजा है, आपको पता है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो अकबर ने कब हरम दल से खुद को मुक्त किया था? ये आप जानते हैं। ऑप्शन है 1556 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1563 ईस्वी और 1564 ईस्वी। बताइए आप लोग, इसका जवाब दीजिए। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? 1556, 1562, 1563 और 1564। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1562 ईस्वी। ठीक। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो यहाँ पे देख रहे हैं सब बंगाल के शासक आपको दिख रहे हैं। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर दुष्ट आदमी माना जाता है, तो इसके टाइम में बंगाल को भारत का स्वर्ग तो नहीं कहा जाता होगा। सिराजुद्दौला का नाम जानते हैं आप, और अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था।
इस टाइम में भारत जो है ज़्यादा विकसित रहा था, उस साइड से ज़्यादा सही रहता है। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जैसे ही सरकार बनी 14 में, 15 में आ गया था ये सब, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना। और ये डी जो है भारतमाला परियोजना उस टाइम नहीं आया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इस वजह से इस्पात वगैरह बनाना क्या था, ज़रूरी हो गया था, इसलिए इसका यूज किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा एक सेवा क्षेत्र है, आपको पता होगा, और सेवा जो है वो क्या है, तृतीयक क्षेत्र का विषय है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। बत्तीसवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के सारे आदर्श को देख पाते हैं। प्रस्तावना एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी, उसमें बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें कि हम लोकतंत्र के सारे छवियों को, आदर्श को देख सकते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन कौन कर रहा है? समानता का अधिकार। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो वो है 44वां संविधान संशोधन के तहत। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है आप लोग जानते होंगे। किसी भी सरकार पर आपको अगर भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अल्पमत में आ गया है, तो विपक्ष के लोग ज़्यादातर क्या लाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो पहली बार कोई स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर के खिलाफ ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? जून 2005, अगस्त 2005, अक्टूबर 2005 और दिसंबर 2005। तो आप सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार 2005 में आया था, और आया था, कोई भी अधिनियम तभी आएगा जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। लेकिन सारे जो डेट हैं सब 2005 ही है। तो आपको इसमें मंथ तक पता होना चाहिए कि किस मंथ में राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया था। तो ये जून 2005 में सूचना के अधिकार पे हस्ताक्षर किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य। तो पंचायत सचिव जो है पंचायत स्तर पे सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो संसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव आप लोग जानते हैं कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से सही है। दूसरा कथन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो 1949 ईस्वी में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायत चूंकि कहाँ होता है? राज्यों के अंदर आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है बढ़े तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, ये बकवास ऑप्शन है, आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय ताप का घटना, ये भी बकवास ऑप्शन है, घटना नहीं बढ़ना। डी है इनमें से सभी, तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर है ए। हरितगृह प्रभाव क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ जाने के कारण क्या होता है? तापमान भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित गैसों में कौन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सी ऐसी गैस है? इस पे सवाल को थोड़ा क्लोजली पढ़ना है। पृथ्वी पर ओजोन भी मनुष्यों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं, ओजोन थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर रहता है। तो यहाँ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लाभदायक है? क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और उसके बाद हमें ऑक्सीजन देते हैं। बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग नहीं रह पाएंगे दुनिया में, जानते हैं आप लोग। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 43 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा समझौता से, इनमें से कोई नहीं। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। 44वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, सुंदरवन, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, जानते हैं वहाँ पे मैंग्रोव, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं मैंग्रोव के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 45 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो सबको रटा होगा। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? ये बढ़िया सवाल है। इसमें से कौन सा ऐसा बुक है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया? इसका मतलब बाकी जो पुस्तकें होंगी वो उनके द्वारा लिखी गई होंगी। तो नेचर क्योर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी विसर्जन जो है ये टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। गार्डनर के बारे में भी इन्होंने लिखा है,
द कोर्ट डांसर नामक बुक भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1935 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1948 ईस्वी। तो महात्मा गांधी को तो नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है, आप लोग जानते हैं। वो दुनिया में इतने महान नेताओं में से एक हैं, बट उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन नामित किया गया था एक बार। कब नामित किया गया था? 1937 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या जेनेवा में? तो वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, आपको पता होगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा के सतह पे सबसे पहले अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? लूना 9, अपोलो 2, लूना 3 या इनमें से कोई नहीं? तो लूना 9 जो है सबसे पहली बार चंद्रमा के सतह पे सफलतापूर्वक उतर गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ स्थित है? रत्नगिरी मठ जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बिहार दरोगा के एस्पिरेंट, मैंने आपसे वादा किया था कि इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आज करूंगा, तो वो मैंने वादा पूरा कर दिया। आप लोग इसे देखें, आपको अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस गवर्नर के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में राजकीय कोषागार जो है वो मुर्शिदाबाद से कहाँ आ गया था? कलकत्ता आ गया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 19 जुलाई 1905, 22 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 20 अक्टूबर 1905। तो इस तरह के सवाल थोड़े खतरनाक होते हैं। लोगों को पता तो होता है कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, लेकिन मंथ के साथ साथ डेट भी याद रखना आजकल के एग्जाम में ये पूछा जाने लगा है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध बिहार से है या पंजाब से है या उड़ीसा से है या झारखंड से है? बताइए आप लोग। तो भूमिज विद्रोह का संबंध जो है वो झारखंड राज्य से है। ठीक। फिर 13वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ऐसा भयानक स्टेटमेंट किसने दिया होगा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, बंकिम चंद्र चटर्जी या अरविंद घोष? अंग्रेज तो भारतीयों के खिलाफ है और कांग्रेस के खिलाफ बोलते ही रहते थे, लेकिन यहाँ जो आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो क्या हैं? पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो कोई भी पार्टी, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी अगर होगी उसके लोग पद के चक्कर में अगर लगे रहेंगे तो उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। सब अपने पद के चक्कर में इधर उधर होते रहेंगे और फिर जब पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी तो सरकार ही नहीं बनेगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो पद भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो पद के चक्कर में किसी भी पार्टी को ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चौदहवां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो आज कोइंसिडेंस है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज भी 13 अप्रैल है
और जलियांवाला वाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे, ओपन फायरिंग हुई थी जनरल डायर के द्वारा, आप लोग को पता होगा। उसके बीच में जो लोग फंसे हुए थे उनके सामने कैसी दुविधा रही होगी आप लोग सोच सकते होंगे। एक तरफ से गोली चल रही है, दूसरे तरफ भागने का रास्ता नहीं दिख रहा है, और तीसरे तरफ आपको भीड़ कह रही है कि कुएं में कूद जाओ तब बच जाओगे गोली से। तो कितना खतरनाक सिचुएशन था। अंग्रेजों के टाइम में भारत की स्थिति कितनी बदतर थी, और उससे हम आज़ाद हुए हैं आज। तो हमें आज़ादी में जिन लोगों ने भी शहादत दी है उनके योगदान को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी जो है उनको आज़ादी के जो स्वतंत्रता वीर हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि आज़ादी ऐसे ही मिल गई है। तो ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 1920 ईस्वी में। फिर 15वां क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर सैयद अहमद खान, अमर सिंह, मोहम्मद इकबाल, वीर सावरकर। तो कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको याद होना चाहिए। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। फिर अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो ये तो एकदम फैक्चुअल है, आपको रटना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल के टाइम में माना जाता है कि रटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवालों में आपको रटंत विद्या का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएंगे। मेंस में आप लिख सकते हैं विचारधारा, लेकिन प्रीलिम्स पास होने के लिए आपको रटंत विद्या करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है वो क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। 17वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। ये भी एकदम रट जाने वाली ही बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर सही नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास या 10 डिग्री चैनल? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ रहा है? डंकन पास जोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो ये हिमाद्री के भाग हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो हिमाद्री हिमालय के भाग हैं। और ऑप्शन कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। 20वां क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार एक देश है, हमारा नेबरिंग स्टेट है, आप लोग को पता होगा। तो उससे भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो यहाँ 4 झीलों के नाम हैं, जिसमें कि रूस में कौन स्थित नहीं है? विनिपेग झील। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित देश का मतलब होता है ऐसा देश जो चारों तरफ से क्या हो, किसी देश से घिरा हुआ हो, स्थल से घिरा हुआ हो, वहाँ पे कोई समुद्र नहीं हो, ठीक ना। तो इनमें से पलाऊ जो है वो क्या है, उसके आसपास ओशियन है, तो वो भू आवेष्टित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जो चंपारण वगैरह का जो क्षेत्र है, मोतिहारी, इस इलाके में क्या है, गोपालगंज वगैरह के इलाके में गन्ना का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? अप्रत्यक्ष कर से। भारत सरकार की कौन सी योजना